नेपाल के आम चुनाव में शुरुआती रुझानों ने सियासी तस्वीर बदलने का संकेत दे दिया है। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शुरुआती बढ़त के साथ पारंपरिक दलों को चुनौती दे रही है। नेपाल चुनाव के शुरुआती रुझान जब आए तो पता चला कि इस बार नेपाल में एक नई लहर है, यानी जेन जी की बारी है। बालेन शाह के पक्ष में जबरदस्त लहर नजर आई। शुरुआती रुझानों में उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी आगे थी, वहीं पुरानी पार्टियों के हालात खस्ता थे। केपी शर्मा ओली और गगन थापा जैसे दिग्गज मैदान में, लेकिन बावजूद इसके कुछ बड़ा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और सिस्टम बदलाव चुनाव के बड़े मुद्दे थे। नेपाल में 5 मार्च को लाखों लोगों ने मतदान किया। जेन जी के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद ये देश के पहले आम चुनाव हैं। उस विरोध प्रदर्शन की वजह से केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी। इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। नेपाल में 60% के करीब मतदान हुआ था। भारत इस चुनाव पर बारीकी से नजर रख रहा है, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हिमालयी देश में एक स्थिर सरकार की उम्मीद कर रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सरकार और नेपाल की जनता के साथ साथ विभिन्न हितधारकों को पिछले साल असाधारण परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक आयोजित हुए इन आम चुनावों के लिए बधाई देते हैं। अब जिस बालेन शाह का जिक्र हो रहा है, चलिए जरा समझते हैं कि किस तरीके से बालेन शाह ने नेपाल में एक नई बयार बहा दी है। बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय है। अगर शुरुआती रुझान नतीजों में बदले तो नेपाल में 36 सालों बाद किसी एक अकेली पार्टी को बहुमत होगा। पूर्व रैपर बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर रहे हैं, उनके नेतृत्व में नई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों नेपाली कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लिए कड़ी चुनौती पेश की। 2022 में गठित आरएसपी को चुनाव प्रचार के दौरान काफी समर्थन मिला। शाह को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस और सीपीएन उन सरकारों का हिस्सा थी जिन्हें पिछले साल जेन जी ने गिरा दिया था। नेपाल में आमतौर पर गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं, जहां 2 या उससे ज्यादा दल मिलकर बहुमत बनाते हैं। नेपाल में पिछले कुछ चुनावों में नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति बदलती हुई नजर आई। शुरुआती रुझानों में संकेत मिले कि रवि लामिछने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अकेले बहुमत की ओर बढ़ रही है। आरएसपी 2022 के राष्ट्रीय चुनाव में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। रवि लामिछाने की नेतृत्व में तब इस पार्टी को 275 में से 20 सीटें मिली थी। पिछले साल दिसंबर में काठमांडू के मेयर बालेन शाह आरएसपी में शामिल हो गए थे। बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद आरएसपी लोकप्रिय हुई। चुनाव प्रचार के दौरान जब शाह देश भर में गए तो हजारों युवा उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। हाल के हफ्तों में स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स में संकेत मिल रहे थे आरएसपी इस चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है और नेपाली कांग्रेस समेत पारंपरिक राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे सकती है। हुआ भी ऐसा ही। काठमांडू के मेयर बनने से पहले बालेन शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में दिखते थे। कभी छतों पर रैप बैटल करते तो कभी म्यूजिक वीडियो बनाते। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे अक्सर सुनाई देते। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की बेइज्जती होती, लेकिन तब लोग चौंक गए जब बालेन ने मई 2022 में काठमांडू से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बालेन काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के चश्मे में प्रचार करने जाते, जिसकी खूब चर्चा होती। तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 33 साल के बालेन ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में हराया। वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। नेपाल में काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्री से भी ज्यादा होती है। ऐसे में इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। साल 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में डाला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी की थी। नेपाल में हुए संसदीय चुनाव पर सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर थी। खास तौर पर अमेरिका, चीन और भारत इस चुनावी प्रक्रिया और इसके नतीजों को ध्यान से देख रहे थे। इसकी वजह यह है कि दक्षिण एशिया में रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और इसी कॉन्टेक्स्ट में नेपाल का महत्व बहुत बढ़ा है। अमेरिका की ओर से साफ संकेत मिले कि वो नेपाल में बनने वाली किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के साथ काम करने को तैयार। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि वॉशिंगटन नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में किसी एक देश या शक्ति का प्रभुत्व हो। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका नेपाल के साथ अपने सहयोग को जारी रखेगा, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार बने। भारत के लिए फिलहाल ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है
ये कि नेपाल में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुए और वहां स्थिर लोकतांत्रिक सरकार बन जाए। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं। यही वजह है भारत चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नेपाल को कई किश्तों में सहायता दे चुका है। दूसरी ओर चीन भी नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर नजर बनाए हुए। चीन ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा, हालांकि उसका रुख अपेक्षाकृत सतर्क माना जाता रहा है। फरवरी में चीन ने नेपाल को करीब $40 लाख की आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन इस मदद के इस्तेमाल को लेकर कुछ खास शर्तें भी रखी गई थी, जो सख्त शर्तें थी। अब बात करते हैं केपी ओली की। केपी ओली अक्सर भारत विरोधी बयान देते रहे हैं और उनकी छवि भी भारत विरोधी रही है। ऐसे में केपी ओली को जिस तरीके से नेपाल से हटाया गया वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा। केपी ओली का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ब्रेक 2015 में आया, जब नेपाल ने नया संविधान अपनाया और भारत के साथ संबंध बहुत खराब हो गए। दक्षिणी सीमा पर विरोध प्रदर्शनों से ईंधन, दवाइयां, जरूरी सामान की सप्लाई महीनों तक रुकी रही। नेपाल में इसे भारत का अनौपचारिक नाकेबंदी माना गया। ओली ने इस संकट को संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा का सवाल बनाया। तब ओली का संदेश जनता को बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रवादी लहर के चलते 2017 के चुनाव में वाम गठबंधन को भारी बहुमत मिला। ओली मजबूत सरकार के साथ प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फिर अपनी ही पार्टी में असंतोष की वजह से दिसंबर 2020 में ओली ने संसद भंग कर दी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। फिर मई 2021 में फिर संसद भंग की कोशिश हुई, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। उन्हें पद छोड़ना पड़ा। केपी शर्मा ओली दूसरी बार 3 साल और 88 दिनों तक पद पर रहे। ओली तीसरी बार जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक पीएम रहे। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंगडेल ने ओली को पहले ही इस्तीफा देने की सलाह दे डाली थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेपाली मीडिया के मुताबिक जो राज सिंगडेल थे, उन्होंने ओली से कहा था कि आप सत्ता छोड़ दें, तब हालात सुधर जाएंगे। अब इन सब के बीच सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चुनाव का असर भारत नेपाल के बिजनेस रिश्तों पर पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल के कुल आयात का करीब 63% हिस्सा भारत से आता है, जिसकी कीमत लगभग $8.6 अरब है। इसके बाद नंबर आता है चीन का, जिसका हिस्सा करीब 13% यानी $1.8 अरब है। नेपाल अपनी जरूरत की कई जरूरी चीजें जैसे पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, अनाज, रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान, ये सब भारत से आयात करता है। नेपाल में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम करीब पूरी तरह से भारत से ही खरीदा जाता है। इसमें पेट्रोल, डीजल और एटीएफ शामिल हैं। खुली सीमा और दोनों देशों के बीच मजबूत सड़क और रेल संपर्क की वजह से दोनों देशों के बीच सामानों का आयात निर्यात अन्य किसी भी देश की तुलना में सबसे आसान है। आज भारत से नेपाल में निर्यात वहां की जीडीपी का लगभग 16% है। खुली सीमा, मजबूत होती कनेक्टिविटी की वजह से नेपाल से भारत में आयात भी बीते कुछ सालों में बढ़ा है। इतना ही नहीं, 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के तहत बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक भी भारत में काम करते हैं। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां नेपाल में कारोबार कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता या नीतियों में बदलाव का सीधा असर व्यापार पर पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।